नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं हम रीत सिद्ध कवियों का परिचय। रीत सिद्ध कवि जो रीतकालीन धारा के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, इस पे हम आपसे कई बिंदुओं पे आज बात करेंगे, जैसे कि रीत से तात्पर्य क्या है और जो रीत काल की जो धाराएं हैं, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीतमुक्त धाराएं, वे क्या धाराएं हैं, किस रूप में रीतकालीन धारा के अंतर्गत वो समाहित होती हैं, आती हैं। और जो निम्न बिंदु और हैं कि रीत काव्य से तात्पर्य, जिसको हम संक्षेप में आपको बताएंगे। और रीत काल का आरंभ, जैसे किसी भी युग का आरंभ होता है तो उसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कुछ परिस्थितियां होती हैं। तो मित्रों, इसके पीछे कौन सी परिस्थिति थी जिसको यह नाम रीत काल आपके सामने आता है। और जो इस युग की कविता की एक परंपरा है, जो कविता के एक लक्षण हैं, रीत सिद्ध रीतबद्ध कविता, उनमें क्या कुछ ऐसे माइनर अंतर हैं क्या, या उस रचना का, कविता का जो फलक है कैसा है, किस रूप में। और रीत सिद्ध कवियों का एक जो परंपरा के अनुसार या कहिए क्रमबद्ध ढंग से किस प्रकार उनका उदय हुआ, तो उनका परिचय। और मित्रों, उनके काव्यों में किस प्रकार की कविताएं मिलती हैं, उनकी कविताओं का क्या प्रदेय है, उनकी कविताओं का क्या फलक है। और इस धारा के जो प्रमुख कवि बिहारी किस रूप में आते हैं। और मित्रों, आपने बिहारी को तो पढ़ा ही होगा। बिहारी एक रीत काल के ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं भले किसी को पूरी न याद हो, आधा ही सही, लेकिन प्रेम सौंदर्य के रूप में वह हमारे कंठ पे, जिह्वा पे, मन मस्तिष्क में वो आ जाती हैं। तो उनका कौन सा ऐसा श्रृंगारिक पक्ष है, बिहारी का कौन सा काव्य शिल्प है जो हमारे जेहन में कौंधता रहता है। और उस युग के कौन ऐसे और मुख्य कवि हैं। अक्सर तो हम बिहारी से ही इस परंपरा को खत्म मान लेते हैं, लेकिन कौन से ऐसे और कवि हैं जो बिहारी की इस परंपरा या इस युग की परंपरा में आगे आते हैं। उनमें कौन सा नाम है मित्रों, उनमें एक नाम है बृंद का, सेनापति का, कृष्ण कवि का, और एक कवि आते हैं नेवाज। तो आज आपसे मित्रों हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे कि रीत काल का जो अभिप्राय है या रीति से क्या समझते हैं, किन किन विद्वानों के द्वारा इसके बारे में कहा गया। इन सब रूपों को आज हम आपसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और यह आपको बताने का भी पूरा प्रयास करेंगे कि रीत काल की यह धारा सिर्फ बिहारी से ही शुरू होकर अंत नहीं होती। बिहारी तो प्रमुख कवि हैं और उस कवि की धारा को आगे बढ़ाने वाले कवियों में जो मैंने नाम गिनाए, यह प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और रीत का अर्थ बड़े व्यापक रूप में लिया जाता है। कुछ विद्वानों ने इसको संप्रदाय विशेष से जोड़ा, और उस संप्रदाय विशेष में अगर अब कहा जाए तो भारतीय काव्यशास्त्र में यह रीत संप्रदाय से जुड़ता है, जो कि इसके प्रतिष्ठापक आचार्य वामन माने जाते हैं। और उन्हीं में फिर आगे इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया जाए तो इसको ये विभिन्न शैलियों की भी चर्चा होती है। और आचार्य शुक्ल कहे तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको, इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो फॉर्मेट है, वे अलग रूप में लेते हैं। वे रीत काल में रीत शब्द का प्रयोग रीत संप्रदाय के अर्थ में नहीं मानते। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1929 के अपने इतिहास में उन्होंने इसकी परिभाषा काव्यशास्त्र से अलग रखी है या मानी है। और रीत शब्द का प्रयोग रीत संप्रदाय के संदर्भ में नहीं हुआ, उसका अर्थ उन्होंने ऐसा माना कि यह अनुकरण करने की प्रवृत्ति
इस काल में बहुत सी रचनाएं काव्य शास्त्री या अन्य प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों अथवा सिद्धांतों के अनुकरण पर लिखी गई हैं। अनुकरण की यह परंपरा उनके अनुसार रीत कहलाई। अब साथियों, यह आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि क्या रीत काल का जो समय है और विभिन्न धाराएं हैं, उनकी काल विभाजन या उनका नामकरण किस आधार पर हम करेंगे और इसको इस परंपरा के अंतर्गत किस रूप में हम लेते हैं। और आज जिसे हिंदी साहित्य में रीत काल के नाम से जाना जाता है या हम मानते हैं, उसकी समय सीमा क्या है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी जाती है। और रीत काल के काव्य धाराओं को उन्होंने 4 भागों में बांटा। यह शुक्ल के अनुसार है धाराएं: रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त एवं रीत इतर। रीतबद्ध, जैसा कि आप भी जानते हैं, ये कुछ ऐसा है जो रीतियों से बंधा है। तो क्या है वह, आइए आपको हम बताते हैं। रीतबद्ध काव्य का नाम रीत काव्य भी कहा जाता है। यह रीत काल की मुख्य धारा है। रीतिबद्ध या रीत काव्य विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई कविता को कहते हैं। ख्याल करिएगा मित्रों, जब मैं यह बात कह रहा हूं कि किसी एक खास परिपाटी में की गई कविता, वह आबद्ध कविता रीतबद्ध कविता कहलाई। दूसरी जो आता है रीत सिद्ध। रीत सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीत काव्य या रीतिबद्ध काव्य के समान ही है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे जो बताया उसको दिमाग में रखिएगा। समान ही है, लेकिन क्या अलग है? इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अर्थात जो अलग है वह यह है कि इसमें जो काव्य शास्त्र के सिद्धांत और लक्षण हैं, वह इन कवियों ने नहीं बताया या उसको इन्होंने नहीं माना। एक केवल कविता प्रस्तुत करते हैं, या कहा जाए कि इनकी कविताएं काव्य शास्त्री लक्षणों को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं और राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं रीत काव्य रीतबद्ध में है, वे इस काव्य धारा में भी है। बिहारी इस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब आता है रीत मुक्त। यह काव्य धारा रीत काल में विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी ही हैं। ख्याल करिएगा मित्रों, परिवेश में इस धारा के कवि दरबारी हैं, पर एक जो सामान्य अंतर है वह है रीतिवाद का पालन करने को तैयार नहीं है। दरबार में रहकर यह भी कवि अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। इन्हीं कवियों की परंपरा को रीत मुक्त काव्य कहते हैं। अर्थात जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सी परंपरा है जो इस युग के कवियों ने अपनाया है। घनानंद इस धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं और इस धारा के अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर तथा द्विजदेव का नाम आता है। अब एक जो रीत इतर परंपरा जो काव्य उपरोक्त तीनों परंपराओं से अलग है, उसे रीत इतर काव्य कहा गया। इसमें एक धारा दरबार से जुड़ी हुई है, पर यह दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले
संघर्षशील राजाओं का है। यह गौर करने की बात है। दरबारी तो कवियों का मकसद है, लेकिन वह मुगल शासन के विरुद्ध जो लड़ रहे थे राजा संघर्षशील, उनके खिलाफ। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य की है और इसके प्रमुख कवियों में हैं भूषण, गुरु गोविंद सिंह आदि शामिल हैं। एक और धारा भक्ति काव्य की। दरअसल भक्ति काव्य भक्ति काल के साथ ही समाप्त नहीं हो गया, थोड़ी बहुत मात्रा में रीत काल में भी लिखा जाता रहा। अंतिम धारा नीत काव्य की है। इसमें नीत के कथन स्वतंत्र रूप से कहे गए। भक्ति काल तक भी नीति कथन कविता में आते थे, पर वहां के धर्म से जुड़कर आते थे। इस काव्य धारा में यह कथन पहली बार स्वतंत्र रूप में आए। बृंद तथा गिरधर कविराय इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब तक मित्रों हमने आपको बताया कि किस प्रकार इन कवियों का जो कविता करने का एक कहिए कि मन था, मिजाज था, वह कविता किन रूपों में अलग अलग सिरजी गई और उस युग के जो कवि हैं वो अलग अलग होते हुए, चाहे दरबारी कवि हो, चाहे काव्य शास्त्रीय परंपरा से अलग कवि हो, या जो भक्त कवि हो, या जो भक्त कवि अलग अलग रूपों में आते हैं, उनकी कविता का स्वर कितना अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है, वह मैंने आपको बताया। प्रिय मित्रों, अब यह हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो रीत सिद्ध काव्य का तात्पर्य, उसका मतलब क्या है और रीत सिद्ध कविता में क्या सामंती मानसिकता एक नए रूप में आती है, यह मैं आपके सामने यह बात रखूंगा और आपको समझाने का एक प्रयास है कि क्या यह काव्य पूर्णतः श्रृंगार परक काव्य है या श्रृंगार विशेष इसका प्रमुख गुण है, विशेषता है। विशेषतः क्रीड़ा परक एवं भोग प्रधान है। इनके काव्य का एक एक शब्द प्रेम के एक एक द्योतक है। आदि बातें हम आपसे शेयर करेंगे। रीत सिद्ध कविता शुद्ध रूप से श्रृंगार परक है। समाज की समस्याओं से इनका कोई संबंध नहीं। इनके अनुसार काव्य का उद्देश्य तो चरम सुख व आनंद की प्राप्ति करवाना है। ख्याल करिएगा, इनके अनुसार काव्य का उद्देश्य जो है चरम सुख व आनंद की प्राप्त करवाना है। अर्थात समाज गायब है साथियों, जिसकी बात हिंदी कविता में की जाती है, लेकिन इनके यहाँ समाज नहीं है, चरम सुख है, आनंद है, समाज गायब है। रीत सिद्ध कवियों ने परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग किया। छंदों में मुख्यतः दोहा छंद प्रयुक्त हुआ। बिहारी केवल दोहे व सोरठे छंदों में रचना करते हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने अद्भुत अर्थ विस्तार भर दिया है। दोहे छोटे हैं किंतु उनकी धार बहुत प्रखर है। देखने में छोटे हैं और कहा भी जाता है कि सतसई के दोहरे, जो उनकी दोहों की विशेषता है कि देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वो प्रहार बहुत मारक करते हैं। प्रहार मारक का मतलब उनके जो अर्थ हैं, जो अर्थों का एक साम्य है, वह अर्थ एक सटीक हमको अर्थ देते हैं और उन अर्थों का एक रूप हमारे सामने आता है कि जो मन को कितना अंदर तक एक हमको अंदर से जगाता है, या एक कहा जाए कि अंदर तक झकझोरता है। अब यह प्रश्न आता है कि रीत काल का आरंभ किन परिस्थितियों में हुआ, उनमें क्या क्या ऐसी परिस्थितियां थीं
जो रीत काल को उदय देती है या रीत काल को जन्म देती है। राजनीतिक अगर परिस्थिति देखा जाए मित्रों, तो मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। छोटे राज्यों रजवाड़ों पर नियंत्रण होने के कारण युद्ध न के बराबर था। दरबारी परिवेश हावी था। ऐसे परिवेश में वीरता और श्रृंगार भाव पर आधारित कविताएं खूब लिखी जा रही थी। सामाजिक रूप से यह काल सामंतवादी स्थितियों का काल है। सामंतवाद में एक वर्ग भूमि का मालिक होता है, दूसरा वर्ग किसान जो उस भूमि पर खेती करता है, यानी एक वर्ग श्रमहीन, दूसरा श्रमशील। ऐसे में एक वर्ग बिना श्रम के ही अमीर होता है, वहीं दूसरा वर्ग श्रमशील होने के बावजूद गरीब। इस अमीर मगर श्रमहीन वर्ग में खास तरह की रुचियों का विकास होता है और रीत काल में एक ऐसी ही खास तरह की रुचि विकसित हुई। राजा व सामंत यह चाहने लगे कि वे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हों। ऐसी स्थिति में एक विकल्प तो यह था कि वे स्वयं शास्त्रों का अध्ययन करें, परंतु ऐसे कार्य में अपेक्षित धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य उनके वश का नहीं था। अतः उसके एक विकल्प के तौर पर उन्होंने अपने दरबार में ऐसे कवियों को नियुक्त किया जिन्हें पहले से ही शास्त्रीय ज्ञान था, जिनके द्वारा वह शास्त्रीय ज्ञान सहजता से प्राप्त कर सके। मित्रों ख्याल करिएगा, वे शास्त्र ज्ञान चाहते थे तो शास्त्र ज्ञान आए कहां से? तो उन्होंने ऐसे कवियों को चुना जो पहले से ही शास्त्र ज्ञान में निपुण हो। उनको उन्होंने अपने दरबारों में नियुक्त किया, रखा। इन कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्रों में दिए गए लक्षणों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। फिर उस लक्षण या सिद्धांत को समझाने के लिए उसके उदाहरण के रूप में कविताएं रची। इस परंपरा को लक्षण ग्रंथ परंपरा कहते हैं। इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है। यह धारा रीतिबद्ध या रीत काव्य कहलाती है। अब मित्रों एक हम बात आपसे करेंगे कि रीत सिद्ध और रीतबद्ध कविता में अंतर क्या है, और यह जानना भी बेहद जरूरी है कि इन दोनों के कवियों के लक्षण क्या थे, दोनों के कवियों की कविताओं के कहने का स्वरूप क्या था, उस पर आपसे बात करते हैं। रीतबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथ लिखने की विशेष परंपरा है, अर्थात पहले काव्यांग का लक्षण प्रस्तुत करना, बाद उसका उदाहरण देने की परंपरा, जैसे मतिराम के ललित ललाम में देखा जा सकता है। उनका एक लक्षण है जहां एक ही बात को उपमेयों उपमान, तहां अन्वय कहत है कवि मतिराम सुजान। वही रीत सिद्ध कवि इस परंपरा का पालन अनिवार्य रूप से नहीं करते। इन्हें इस परंपरा की खूब जानकारी होती है, परंपरा को जानते हैं मित्रों, लेकिन ये करते नहीं है। इसके बावजूद ये मुक्त होकर इस परंपरा से इतर श्रृंगारिक रचनाओं का निर्माण करते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि रीत सिद्ध कवियों का परिचय और प्रमुख रीत सिद्ध कवि कौन कौन हैं, उनकी रचनाओं का कैसा फलक है। तो आइए हम पहले कवि के रूप में पढ़ते हैं बिहारी को। बिहारी लाल
रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। रीत सिद्ध काव्यधारा वह है जिसमें काव्यशास्त्र और नायिका भेद इत्यादि से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की गई, किंतु कविताओं की रचना में काव्यशास्त्र के सभी तत्वों जैसे अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, रीत, गुण तथा वक्रोक्ति आदि का पूरा ध्यान रखा गया। बिहारी दरबारी कवि हैं। उनका समय 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक का है, जो मुगल शासन वैभव का काल माना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला है। इस दौरान जहांगीर और शाहजहां का शासन अधिक समय तक रहा। इन दोनों शासकों का काल विभिन्न कलाओं के विकास की दृष्टि महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहारी जयपुर के राजघराने से जुड़े थे और अपनी मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि के बावजूद सामंत वर्ग में दीक्षित हो गए थे। उन पर सामंती चेतना का प्रभाव इतना अधिक है कि लगभग हर छंद सामंती वैभव तथा विलास की चमक दमक में डूबा नजर आता है। इसी संदर्भ में उन्हें नागर कवि भी कहा जाता है। बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। गाथा सप्तशती तथा आर्य सप्तशती की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई में सिर्फ 713 छंद हैं। इसी एकमात्र ग्रंथ ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी मित्रों कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गया। मतलब सतसई को बिहारी ने इतना आगे बढ़ाया कि सतसई बिहारी के नाम से जाना जाने लगा। इनकी कविताओं में चमत्कार की इतनी क्षमता है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन से पता लगता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। बिहारी के काव्य के श्रृंगार पक्ष पे मित्रों मुख्यतः आपसे मैं बात अब करूंगा कि बिहारी श्रृंगार के कवि हैं और उनके अधिकांश छंदों में श्रृंगार के संयोग व वियोग पक्ष बिखरे हुए हैं। इनके श्रृंगार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, अर्थात मैं अब यह आपको बताने जा रहा हूं कि उनके श्रृंगार की क्या क्या विशेषताएं हैं। बिहारी एक ऐसा नाम है जो ऐसे नहीं बिहारी सतसई हो गए। बिहारी किन किन मायने में, किन किन रूपों में अपने दोहों में क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे श्रृंगार वर्णन करते हैं, अब उस पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। बिहारी के श्रृंगार वर्णन में देह की केंद्रीय भूमिका है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो आपको आगे मैं बताऊंगा। रीत काल का दरबारी माहौल ऐसे श्रृंगार की ही परिस्थितियां तैयार करता है जिसमें देह की चमक दरबारी रसिकों को आनंदित कर सके। यही कारण है कि बिहारी की कविताओं में बार बार ऐसे उपमान आते हैं जिनके माध्यम से नायिका के शरीर की चमक का वर्णन अतिशयोक्तपूर्ण तरीके से किया गया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित छंद में नायिका का शरीर इतना चमकता दमकता हुआ बताया गया है कि ऐसा लगता है कि उसकी शरीर की जो आभा है
या उसके जो शरीर की चमक है, वह चमक बिहारी ने किन रूपों में उस नायिका के शरीर को चमत्कृत किया है, यह द्रष्टव्य है। और आपको मैं बताऊं मित्रों, बिहारी जब बात अपनी नायिका को रचते हैं या जब अपने नायिका की बात करते हैं, तो बिहारी की नायिका, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिहारी अपनी नायिका को एक ऐसी नायिका के रूप में सिरजते हैं कि उसकी शरीर की जो आभा है, जो चमक है, वह दरबारी रसिकों को आनंदित कर देती है। यही कारण है कि बिहारी की कविताओं में बार बार ऐसे उपमान आते हैं जिनके माध्यम से नायिका के शरीर का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन मिलता है। और बिहारी नायिका के शरीर को लेकर, उसकी सुंदरता को लेकर, उसकी जो उपस्थिति में, उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर नायिका उपस्थित हो तो उसकी उपस्थिति में दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। और उनका एक दोहा देखा जा सकता है, अंग अंग नग जगमत दीप सिखासी देह, दिया बुझाए रहो बड़ों उजेरोगे। बिहारी के श्रृंगार वर्णन की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका अनुभाव केंद्रित होना है। अनुभाव का संबंध रस सिद्धांत से। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत जब भावक या दर्शक का अस्थायी भाव मंच पर जुटाए गए विभावों, अनुभावों, संचारी भावों की क्रिया से प्रतिक्रिया से परिपाक की स्थिति में आता है, तो रास की निष्पत्ति होती है। अनुभाव का अर्थ है जो मन से भाव उत्पन्न होने के बाद, अर्थात मन में उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति ही अनुभाव कहा जाता है। बिहारी के काव्य में अनुभवों की सघन उपस्थिति के कुछ ठोस कारण हैं। उन्हें दरबारी माहौल के भीतर चमत्कार पैदा करना था, क्योंकि दरबार के दर्शकों में धैर्य की भारी कमी होती, इसलिए ऐसे माहौल में प्रबंध काव्य लिखना लगभग असंभव था। उन्होंने कम से कम शब्दों में अपने मुक्तक रचना के माध्यम से कैसे दर्शकों को आनंदित करना है, यह बिहारी ही कर सकते थे। और वे छोटे से छोटे छंद में भी विभाव पक्ष को लाने का प्रयास करते हैं और पूरी स्पष्टता के साथ संदर्भ को रखते हैं और चमत्कार पैदा करते हैं। इसलिए वह भी विभाव पक्ष से बचते सिर्फ अनुभाव पर ध्यान देते हैं। बिहारी काव्य शिल्प, बिहारी मुक्तक रचना वाले कवि हैं। रीत काल का माहौल प्रबंध के अनुकूल नहीं है, वह मुक्तक के लिए ही स्थितियां जुटाता है। दरबार में धैर्यहीन रसिकों की कमी थी, उनको त्वरित आनंद चाहिए था। और बिहारी सस्ती जो 713 मुक्तकों का एक समुच्चय है, खास बात यह है कि इसमें उन्होंने अपने दोहे जो लघु रूप में छंद या छंदों के द्वारा अपनी बात चमत्कार विकसित करते हैं, वह पूरी एक जो उनकी काव्य भाषा ब्रज है उसके द्वारा वह चमत्कार तो करते हैं, लेकिन यह शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। उन्होंने ब्रज भाषा के भीतर से बहुत पूर्वी और बुंदेलखंडी प्रयोग भी शामिल किए। सन 1653 में बृंद का जन्म हुआ। बृंद का माता का नाम कौशल्या, पत्नी का नाम नौरंगदे था। 10 वर्ष की अवस्था में काशी आए और वहीं आकर उन्होंने साहित्य, दर्शन आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। औरंगजेब के एक कृपापात्र नवाब मोहम्मद खां के माध्यम से बृंद का इनके दरबार में प्रवेश होता है और उन्होंने बृंद को अपने पौत्र अजीम उस्मान का अध्यापक नियुक्त कर दिया। अजीम उस्मान बंगाल का शासक हुआ तो बृंद उसके साथ चले गए। सन 1707 में किशनगढ़ के राजा ने इनको मांग लिया। बृंद की 11 रचनाएं प्राप्त हैं।
समेत शिखर छंद, भाव पंचासिका, सिंगार शिक्षा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि इत्यादि इनकी रचनाएं मिलती हैं। और अगले कवि के रूप में आते हैं सेनापति। इनका जन्म 1646 माना जाता है। सेनापति के संबंध में बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती हैं। इतना ज्ञात है, कानकुज ब्राह्मण थे तथा इनके पिता का नाम गंगाधर था, पितामह का परशुराम, गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। इनका जन्म संवत 1646 लगभग अनूप शहर में कानकुज ब्राह्मण में हुआ था। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनको राज दरबार से घृणा हो गई थी। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनुप्रास लेस का बड़ा चमत्कार दिखाया है। मुक्तक काव्यकारों में सेनापति का स्थान बहुत ऊंचा है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज है, जिसमें तत्सम शब्दों की ओर से अधिक झुकाव है। इनका ऋतु वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में बहुत कम मिलता है। अगले कवि है कृष्ण कवि। रीतकाल के कवि कृष्ण माथुर चौबे थे। बिहारी के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री राजा आयामल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका लिखी, उस महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया, उनकी प्रशंसा भी की। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराजा जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे। अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच की होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए। वार्तिक में काव्यांग स्फुट हैं। इनकी भाषा सरल और सरस है तथा अनुप्रास आदि की बहुत कम इन्होंने प्रयोग किया है। दोहों पर जो सवैये इन्होंने आज लगाए हैं, उनसे इनकी सहृदता, रचना कौशल, भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। उनकी एक रचना एक पद है इस प्रकार, शीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन सदा बसो बिहारी लाल, छबिसो फब शीस किरीट बन्यो रुचिसाल हिये बनमाल लसय, कर कंजय मंजु रली मुरली कछन कटि चारु प्रभा बरसय, कवि कृष्ण कहे लख सुंदर मूरत यो अभिलाष ही सरसय, वह नंद किशोर बिहारी सदा यही भानिक मोहि माज बसय। कृष्ण कवि ने अपने जीवन काल में इन कविताओं के द्वारा उन्होंने यह अपनी बात रखी। अंतिम कवि के रूप में आते हैं निवाज। निवाज महाराज छसाल के दरबारी कवि थे। इनका समय सन 1680 के आसपास मानना चाहिए। मिश्र बंधुओं के अनुसार एक कानकुब्ज तिवारी थे। छत्रसाल से इनका संबंध भगवंत कवि के निम्नलिखित दोहों से प्रमाणित होता है। और वो दोहा है, भली आज कलि करत हों छत्रसाल महाराज, जह भगवत गीता पढ़ी तह कवि पढ़त निवाज। इससे स्पष्ट होता है कि निवाज छत्रसाल के दरबार में भगवंत कवि के पश्चात नियुक्त हुए। निवाज कवि के संबंध में और विशेष जानकारी नहीं मिलती। इनका शकुंतला नाटक नामक ग्रंथ मिलता है, जो वास्तव में नाटक ना होकर एक भाव ग्रंथ मिलता है। मिश्र बंधु ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है और ऐसा लगता है कि इन्होंने श्रृंगार का व्यापक वर्णन करने वाले कई ग्रंथ लिखा, परंतु अब नहीं मिलता। इस संदर्भ में उनका एक उदाहरण देखा जा सकता है। आगे तक किन्हीं लगा लगी लोयन कैसे, छिपे अजहूं जो छिपावती, तू अनुराग की सौंध कियो ब्रज की, बनिता सब हो ठहरावत, कौन संकोच रहो निवाज, जो तू तरसै ऊनहु तरसावती, बावर जो पै कलंक लग गयो, तो निशंक है क्यों नहीं अंक लगावती। आज हमने आपको इस धारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं में व्यक्त उनका अपना एक जीवन और इन कवियों का एक जो रचना के प्रति प्रदेह है, वह आपसे हमने चर्चा किया। कविता का एक लक्षण, कविता किस प्रकार एक अंकुर के समान फूटती है, किस प्रकार कविता अपने फलक पे पूरी एक पौध के रूप में तैयार होती है, इत्यादि बातें
हमने आज आपको बताया, और कविता का एक जो फलक रीतकालीन कवियों के यहाँ था वह किस रूप में था, इस पर भी हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।